हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 6 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस लेक्चर में हम बात करने वाला हूँ स्लोप ऑफ लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में। शुरुआत करते हैं स्लोप ऑफ लाइन से। वैसे कई बच्चों को स्लोप के बारे में आइडिया है, फिर भी मैं बेसिक आइडिया बता देता हूँ स्लोप होता क्या है। तो लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो स्लोप का मतलब है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करके ऐसे जा रही है तो एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो ये एंगल फॉर्म कर रही है थीटा, ये जो होता है दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल और इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट मतलब टेन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है, m इक्वल्स टू क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमें ध्यान रखना है। थीटा का रेंज हो सकता है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। थीटा को आप 180 डिग्री से ज्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि जब आप थीटा को 180 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो वापस से लाइन जो है वापस से एंगल रिपीट होने लगेंगे। जैसे लेट्स से हमने यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो लाइन पहले ऐसे थी, इसको रोटेट किया और रोटेट किया, ऑप्टियस एंगल बनाया और ऑप्टियस बनाया, तो 180 के बाद एंगल्स फिर रिपीट होने लगे और एंगल्स रिपीट होने लगेंगे, इसलिए हम 180 डिग्री से ज़्यादा हम काउंट नहीं करेंगे। तो थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। अगर थीटा 0 से 180 डिग्री के बीच में है, इफ टेन थीटा इज पॉजिटिव, उसका मतलब क्या होगा कि थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। और अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा टेन थीटा नेगेटिव है, स्लोप अगर हमारा नेगेटिव है, टेन थीटा अगर नेगेटिव है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ऑप्ट्यूस एंगल हो जाएगा। थीटा विल बी ऑप्ट्यूस। और थीटा अगर ऑप्ट्यूस एंगल हो गया तो हमारा जो साइन थीटा है वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 से लेके किसके बीच में, 180 डिग्री के बीच में। नाउ थीटा जब 90 डिग्री की तरफ जाता है तो टेन थीटा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, तो स्लोप, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है। और पॉजिटिव स्लोप के लिए लाइन इस तरीके से जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे रहेगी। और अगर नेगेटिव स्लोप होता है तो लाइन के वैल्यूज डिक्रीज होते रहेंगे, मतलब डायग्राम नेगेटिव स्लोप के लिए कुछ ऐसा रहेगा। तो ये स्लोप है नेगेटिव, ये स्लोप है पॉजिटिव। अब सोचिए अगर स्लोप 0 रहा तो क्या होगा। स्लोप अगर 0 रहा, इसका मतलब जो हमारी लाइन है वो कांस्टेंट है, उसका आउटपुट हमेशा एक ही आ रहा है, मतलब y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो उस लाइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका स्लोप क्या हो गया, 0। और जब स्लोप इनफाइनाइट होता है तो लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। आगे और समझते हैं कि हम स्लोप को और कैसे फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो लेट्स से वी हैव दिस लाइन जिसपे हमारे पास दो पॉइंट लाई करते हैं। एक पॉइंट है ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी x2 y2। और इस लाइन का जो स्लोप है वो है टेन थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये थीटा हो गया डायग्राम से। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं तो उन दो पॉइंट्स के फॉर्म में मैं टेन थीटा कैसे लिख सकता हूँ उसके बारे में समझते हैं। तो एक काम करते हैं, बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस, और ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म करने का ट्राई करते हैं इस तरीके से कुछ। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, और बी से लेके सी, ये वाला जो लेंथ है बी से लेके सी तक, ये वाला जो लेंथ होगा वो होगा y2 माइनस y1। और a से लेके जो c लेंथ है, ये वाला बेस वाला लेंथ, वो होगा x2 माइनस x, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अलोंग x एक्सिस होगा और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अलोंग हाइट होगा, राइट। तो हाइट के अलोंग हो गया y2 माइनस y1 और बेस हो गया x2 माइनस x1। और ये एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए विल बी थीटा। तो हम बोल सकते हैं जो टेन थीटा होगा इसके लिए, ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और हमें पता है टेन थीटा ही हमारा स्लोप है, तो हम इसको m लिख सकते हैं। तो हमारा स्लोप का एक और फॉर्म आ गया हमारे पास, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये टेन थीटा है, मतलब हमारे पास अगर लाइन पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम उनके हेल्प से लाइन का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका y1 और y2, उस लाइन पे y1 और y2, जैसे ये लाइन ऐसे है पैरेलल टू x एक्सिस, तो इस पे x1 y1 और x2 y2, इसमें y1 और y2 सेम हो जाएंगे, और इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। जबकि अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो उसमें x1 और x2 सेम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। और वहां पे स्लोप कहां पे अप्रोच करेगा, इन्फिनिट की तरफ। दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। लेट्स सपोज दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है,
तो स्लोप्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं उस सिनेरियो में। लेट्स से वी हैव टू लाइंस L1 L2, मान लेते हैं ये L2 है जिसका स्लोप M2 है और एक लाइन है L1 जिसका स्लोप M1 है। एज यू कैन सी L1 जो है वो ज्यादा स्टीप है कंपेयर टू L2, तो मतलब अगर मैं ये θ1 बोल देता हूँ, ये θ2 बोल देता हूँ और एंगल बिटवीन लाइंस को अल्फा बोल देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो θ1 है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। कौन से ट्राइंगल का? PQR ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है θ1, जो कि इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, मतलब θ2 प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो अल्फा है दैट इज θ1 माइनस θ2। और अगर मुझे θ1 θ2 नहीं पता है और M1 M2 पता है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड tan थीटा ले लेते हैं, मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। और यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन द लाइंस। तो अल्फा को एक्यूट बनाने के लिए जनरली क्या होता है, जब दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा जाए और आपका आंसर 150 डिग्री आ रहा है, तो आपको 30 डिग्री आंसर बोलना चाहिए। जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि लाइंस के बीच में जो एंगल है वो हम एक्यूट बोलते हैं। तो उस एक्यूट एंगल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड लगा देंगे और tan θ1 की जगह मैं M1 लिख सकता हूँ, क्योंकि M1 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो वो tan θ1 हो जाएगा। और M2 क्या है? स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, जो कि tan θ2 हो जाएगा। तो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये मॉड में जो रहेगा इससे हमें क्या मिलेगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि इफ M1 इक्वल्स टू M2 हो जाता है, मतलब अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है, तो वहां पे tan अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। या फिर आप उल्टा सोच सकते हो कि अगर दो लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो वहां पे अल्फा 0 होगा, tan अल्फा 0 होगा और M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। सो M1 इक्वल टू M2 फॉर पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब सेम लाइन के लिए ऑब्वियसली M1 इक्वल टू M2 होगा, या पैरेलल लाइंस के लिए होगा। वहीं पे अगर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में अल्फा 90 डिग्री होगा, और अगर अल्फा 9 तो M1 M2 हो जाएगा -1। अगर अल्फा 90 डिग्री है तो M1 M2 क्या हो गया? -1 हो गया, बिकॉज tan अल्फा जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तो M1 M2 -1 होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि एक लाइन का स्लोप 0 हो, मतलब x एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हो, मतलब y एक्सिस के पैरेलल। तो दो लाइंस के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। जब स्लोप्स फाइनाइट है तो M1 M2 -1 होगा, और अगर फाइनाइट नहीं है तो एक स्लोप 0 और एक इनफाइनाइट होगा। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। तो M1 M2 -1 हम तभी लगाएंगे जब M1 एंड M2 क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए और लाइंस क्या हो? परपेंडिकुलर। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है। तो लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों से इक्वल एंगल बना रही है, तो एंगल या तो 45 डिग्री होगा विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या 135 डिग्री होगा, क्योंकि ये दो सिनेरियो दोनों में ही हमारे जो लाइन है वो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। भले ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन वो इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस से। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? 45 या 135 डिग्री। तो इसलिए स्लोप का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर -1 होगा, क्योंकि tan 45 डिग्री इज 1 एंड tan 135 डिग्री इज -1। तो स्लोप या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। वेयर एज अगर बोला है कि लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो सिनेरियो अलग है। उसके बारे में समझते हैं कि अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो अगर मान लो ये इंटरसेप्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 है, तो y इंटरसेप्ट भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर x इंटरसेप्ट 2 है तो y इंटरसेप्ट -2 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो साइन के साथ होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर x इंटरसेप्ट 2 है तो y इंटरसेप्ट भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो उस सिनेरियो में ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन जो स्लोप वाला एंगल है एंटी क्लॉकवाइज वो 135 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। अब ये देखिए कि अगर मान लो x इंटरसेप्ट -2 या -3 बोला है, लेट्स से -3 बोला है, तो उस सिनेरियो में डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ वो 3 होगी, तो ये लेंथ भी 3 होगी, एक्स इंटरसेप्ट भी -3 होगा और वाई इंटरसेप्ट भी -3 होगा।
तो ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे -3, 0 एंड 0, -3। और उस सिनेरियो में भी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस सिनेरियो में भी स्लोप क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इक्वल इंटरसेप्ट जब भी बोलेगा वहां पे क्वेश्चन में, तो स्लोप का वैल्यू पक्की बात है कि क्या होगा, -1 होगा। वेरेज अगर इक्वली इंक्लाइंड अगर वर्ड यूज किया गया है, इक्वली इंक्लाइंड, तो उस सिनेरियो में m का वैल्यू +1 या -1 होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इक्वली इंक्लाइंड और इक्वल इंटरसेप्ट में। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस नाउ। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर गिवन, देन फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC। तो ये हो गया BA सेगमेंट और ये हो गया BC सेगमेंट। B है 2,3, A है -2,1 और C है -2, -4। हमें इन दो लाइन सेगमेंट के बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ BA निकाल लेते हैं। स्लोप ये आ जाएगा हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दैट वुड बी 2/4, मतलब 1/2। स्लोप ऑफ BA आ गया 1/2। अब स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC विल बी y2 - y1 3 - -4 अपॉन x2 - x1 2 - -2, दैट वुड बी 7/4। अब हमें पता है कि tan अल्फा, एंगल बिटवीन टू लाइंस जो हमने अभी पढ़ा था, उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/4 - 1/2 अपॉन 1 + 7/4 इंटू 1/2, दैट वुड बी 5/4 अपॉन 15/8, 5/4 इंटू 8/15, सो दैट इज 2/3। तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। दिस विल बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, tan इनवर्स 2/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर इन द ट्रायंगल ABC इफ A is 1,2, 3, B is 3, -4 एंड C is 0,1। इसका हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि ऑर्थो सेंटर H है। H इज एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो H और इसके कोऑर्डिनेट्स को भी अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा, बीटा। नाउ A is 1,2, B is 3, -4 एंड C is 0,1। और ये अल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होगा। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ एल्टीट्यूड्स को AD एंड BE। अब हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC शुड बी -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। AD एल्टीट्यूड है किस पे, BC पे, तो M1 M2 क्या हो जाएगा, -1। AD का स्लोप निकालते हैं। अब AD के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने H को अल्फा बीटा माना है। तो स्लोप ऑफ दैट EH लाइन विल बी सेम एज स्लोप ऑफ AD लाइन। तो ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ BC सेम तरीके से निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू -1। बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 इंटू 5/3, तो उधर जाके हो जाएगा 3/5 एंड 5 बीटा -10 इक्वल्स टू 3 अल्फा -3, और वी कैन से 3 अल्फा -5 बीटा इक्वल्स टू -7। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, स्लोप ऑफ BE एक एल्टीट्यूड है किस पे, AC पे। स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC शुड बी -1। B का स्लोप क्या आएगा, बीटा +4 अपॉन अल्फा -3 इंटू AC का स्लोप क्या है, AC का स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू -1। तो ये हो गया बीटा +4 इक्वल्स टू 3 माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन। इनको सॉल्व करना है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू -5, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 8 अल्फा इक्वल्स टू -12, अल्फा इक्वल टू -12/8, 4 से कट करेंगे तो 3/2। अल्फा आ गया तो बीटा भी आ जाएगा, बीटा इज -1 माइनस अल्फा मतलब 1/2। तो ऑर्थो सेंटर आ गया हमारे पास -3/2, 1/2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ B2 - B1 इंटू B3 - B1 प्लस A2 - A1 इंटू A3 - A1 इक्वल्स टू 0, then you have to prove that circumcenter of triangle having vertices A1B1, A2B2 and A3B3 is A2 plus A3/2 and B2 plus B3/2। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमें डेटा गिवन है उससे मुझे स्लोप नजर आ रहा है। आपको स्लोप दिखना चाहिए सबसे पहले। तो हमें क्या गिवन है, B2 - B1
इंटू B3 माइनस B1 इक्वल्स टू वॉट, माइनस A2 माइनस A1 इंटू A3 माइनस A1। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 को डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो B2 माइनस B1 अपॉन A2 माइनस A1 मल्टीप्लाइड बाय B3 माइनस B1 अपॉन A3 माइनस A1। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, मतलब ये M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 जैसा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ABC कुछ ऐसे, लेट्स सपोज A इज A1 B1, B इज A2 B2 एंड C इज A3 B3, तो इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2, AB का स्लोप M1, AC का स्लोप M2 और M1 M2 इक्वल टू -1 दिया हुआ है। इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट का अगर मैं सर्कमसर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये साफ समझ आ रहा है कि जो BC लाइन है वो क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। ये लाइन क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। और अगर ये डायमीटर हो गई तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर होगा। तो सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, A2 प्लस A3/2 कॉमा B2 प्लस B3/2, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A light ray emerging from the point source at point 2, 3 is reflected at point Q on the y-axis and it passes through 5, 10. Then find the coordinates of Q. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले P पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2, 3 दिया हुआ है। तो 2, 3 को हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक रे इमर्ज हो रही है जो कि y-axis पे टकराएगी। y-axis पे टकरा के दिस विल मूव टू अनदर पॉइंट दैट इज 5, 10, इस तरीके से। तो हमारी जो रे है वो P से स्टार्ट हुई और R पे जाके टकराई। तो हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ा है कि जब रे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, उनमें जो नॉर्मल के अबाउट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ऑन दिस नॉर्मल लाइक दिस, और Q से भी, P और Q से हम नॉर्मल ड्रॉप करते हैं इस लाइन पे, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हाइट होगी इसको हम 10 माइनस k बोल सकते हैं। ये जो k है दिस इज लेवल ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो है वो y एक्सिस को 0, k पे कट करेगा। तो ये 10 माइनस k हो जाएगा, और ये वाली जो लेंथ है P से लेके नॉर्मल की लेंथ वो k माइनस 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसका बेस देखूं, ये बेस 2 है और ये टोटल बेस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है। तो अगर हम tan थीटा लिखें दोनों ट्राइंगल्स में, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में आएगा 10 माइनस k डिवाइडेड बाय 5, और नीचे वाले छोटे वाले ट्राइंगल में आएगा k माइनस 2 डिवाइडेड बाय, एक्चुअली ये k माइनस 3 होना चाहिए बिकॉज y कोऑर्डिनेट इसका 3 है p का, k माइनस 3/2। और अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20 माइनस 2k इक्वल्स टू 5k माइनस 15, तो यहाँ से मिलेगा हमें 7k इक्वल्स टू 35, तो k का वैल्यू आ गया 5। तो हमारा जो जहाँ पे पॉइंट जो रे है वो इंसिडेंट हो रही है y एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, एंड दैट इज 0, 5, क्योंकि k का वैल्यू हमने निकाला 5।